Hello everyone, my name is Yogesh Lahankar. Welcome to NYTT, not your typical teacher. Hello everyone, this is the third part of Brick Beards and Bones जो कि थीम 1 है ग्रेड 12 हिस्ट्री के बुक में, जहाँ पे हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम यूनिट 3 के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में और अगले वाले वीडियो में आपको ज़रूर बने रहना है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने एक 8 मार्कर, एक 3 मार्कर और एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात की है। तो ये दोनों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो थर्ड यूनिट है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो जब हम थर्ड यूनिट का नाम पढ़ते हैं तो जो कि नाम है मोहनजोदारो प्लान अर्बन सेंटर, तो हमें कुछ क्वेश्चंस आने चाहिए मन में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लान्ड अर्बन सेंटर और क्या ये अब पाए जाते हैं। तो ऑब्वियसली आजकल तो यही माना जाता है कि प्लान अर्बनाइजेशन जो है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है और ये भारत में भी पाया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको उदाहरण दे के रखे हैं, चंडीगढ़ जो कि राजधानी है हरियाणा और पंजाब दोनों की, वो गांधीनगर जिसको गुजरात की राजधानी के तौर पे डेवलप किया गया था वो, और नवी मुंबई जिसको डेवलप करा था क्योंकि मुंबई की जो पॉपुलेशन है वो काफी बढ़ रही थी। तो ये तीनों भी प्लान सिटीज के उदाहरण आज हम दे सकते हैं। इसके अलावा भी काफी सारी प्लान सिटीज हैं, लेकिन ये तीनों काफी मतलब फेमस भी है, तो मैंने इन तीनों का नाम यहाँ पे उदाहरण के तौर पे इंक्लूड किया था। तो ऑब्वियसली ये मॉडर्न कंसेप्ट है, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि भारत में मतलब बहुत ही एंशिएंट टाइम में व्हेन हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज एट इट्स मैच्योर फेज, तब भी प्लान्ड अर्बन सेंटर्स हुआ करते थे और मोहनजोदारो जो है वो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अर्बनाइजेशन का मीनिंग क्या है। हम लोग अर्बन सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो अर्बनाइजेशन का मीनिंग क्या है वो भी समझना काफी जरूरी है। तो आपको अगर याद होगा, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि इकोनॉमी जो होती है वो 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड होती है। प्राइमरी सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड अलाइड सेक्टर से जुड़ी हुई होती है। सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी जो कि मैन्युफैक्चरिंग या फिर वस्तु का निर्माण जिसमें होता है, उससे जो एक्टिविटी जो होती है, मतलब उसमें जो एक्टिविटीज होती है उसका सेकेंड सेक्टर माना जाता है। और थर्ड सेक्टर जो होता है वो सर्विस सेक्टर होता है। तो अर्बनाइजेशन का मतलब ये है कि जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, बोथ एडल्ट मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन जो है, वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज पे डिपेंडेंट नहीं है, उसको अर्बनाइज्ड एरिया बोला जाता है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट हैविंग बिग बिल्डिंग्स, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ द पीपल आर कंडक्टिंग देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसके ऊपर अर्बनाइजेशन के डेफिनेशन जो है वो एक्चुअली डिपेंड करती है। तो ऑब्वियसली अर्बनाइजेशन जब बोलते हैं तब आपके आंखों के सामने जो आता है कि बड़ी बिल्डिंग है, मेट्रो और बस और ये सारी चीजें, तो वो भी होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो इकोनॉमिक लेवल का जो डिफरेंस है, जहाँ पे more than half of the people are not dependent on agriculture and allied activities। allied activities में क्या क्या आता है, पोल्ट्री आती है या फिर कैटल रेयरिंग आती है, या ऐसे कुछ भी अगर जो धंधे हैं जो एग्रीकल्चर से मतलब मेल खाते हैं या उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग डिपेंडेंट नहीं होते, तो उस एरिया को अर्बनाइज्ड एरिया कहा जाएगा। ठीक है, तो भारत में सबसे पहला अर्बनाइजेशन कब हुआ? देखिए, ये एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट है और जिसके लिए मैं एक अलग वीडियो भी बनाना चाहता हूं। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे क्लिक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज मुझे बता दीजिएगा कि आपको अर्बनाइजेशन इन इंडिया के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो चाहिए। लेकिन अगर मैं बहुत ही मोटे मोटे तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूं तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया इज एक्चुअली द हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो मैच्योर फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उसी को फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया का माना जाता है। जो दूसरा अर्बनाइजेशन होता है इंडिया में, वो आपका सेकेंड थीम में डिस्कस करा गया है, वो है 600 BCE में, जब आपको महाजनपद यहाँ पे पाए जाते हैं भारत में, तो वो सेकंड अर्बनाइजेशन है। तो ये एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो भी बना सकते हैं। तो प्लीज लेट मी नो वेदर यू रिक्वायर अनदर वीडियो ऑन अर्बनाइजेशन इन इंडिया।
ठीक है, तो इस तरह से 3 से 4 अर्बनाइजेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं इंडिया में। तो मोहनजोदारो एक प्लान अर्बन सेंटर है, ये ऑलरेडी दे के रखे हैं इन्होंने। तो वो किस प्रकार से अर्बन सेंटर था, इसके बारे में हम लोग जरा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन्होंने यही कहा है कि मोहनजोदारो जो है वो सबसे वेल नोन साइट है, लेकिन जो पहली साइट जो डिस्कवर करी गई थी वो थी हड़प्पा। तो जिसकी वजह से ये आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन है कि जो साइट सबसे पहले डिस्कवर की जाती है उसी का नाम पूरे के पूरे सिविलाइजेशन को दिया जाता है। तो सबसे बेस्ट एंड वेल प्रिजर्व साइट कौन सी है, तो मोहनजोदारो है। लेकिन सिविलाइजेशन को नाम मिल गया हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा जो साइट थी वो सबसे पहले एक्सकैवेट की गई थी आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा। ठीक है, तो यूजुअली ये पाया गया है हड़प्पन सेटलमेंट्स में या हड़प्पन अर्बन सेंटर्स में, जिसका मोहनजोदारो सबसे बढ़िया उदाहरण है। तो इसमें यूजुअली ये पाया गया है कि पूरी की पूरी जो अर्बन सेटलमेंट है ये 2 भागों में विभाजित थी, जिसका एक छोटा लेकिन एक रेज प्लेटफॉर्म के ऊपर भाग हुआ करता था जिसको हम सिटाडेल कहते हैं, और जो दूसरा भाग था उसको लोअर टाउन कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरे पेज पे हम लोग आ गए। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़े इसमें ये बताने की कोशिश करी है कि सिटाडेल का मीनिंग क्या है। तो अगर हम लोग इसकी बाय डेफिनेशन जाएं तो सिटाडेल का मीनिंग होता है द डिफेंसिव कोर ऑफ एनी सिटी। तो डिफेंसिव कोर क्यों माना जाता है इसको, क्योंकि ये वॉल्ड है, इसको फोर्टिफिकेशन वॉल्स आती हैं। ठीक है, तो हम फोर्टिफाइड किस एरिया को करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा ऑब्वियसली। तो इसी से हमें ये पता चलता है कि सिटाडेल जो था वो इंपॉर्टेंट एरिया माना जाएगा, और जो लोअर टाउन है यहाँ पे ये रेसिडेंशियल एरिया माना जाएगा। यहाँ पे लोग रहते थे, और सिटाडेल वो पार्ट था जहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो मोहनजोदारो में एक बात ये आ जाती है कि लोअर टाउन भी वॉल्ड है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब लोअर टाउन भी सिटाडेल की तरह ही काफी इंपॉर्टेंट था। इन दोनों में अगर देखा जाए तो सिटाडेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोहनजोदारो जो कि काफी बड़ी ये थी सिटी थी, तो उसका लोअर टाउन भी वॉल्ड है। तो यहाँ पे हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि देखिए सिटाडेल में एक काफी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, और वो ये है कि यहाँ पे रेज प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्डिंग्स हमें दिखाई देती हैं। तो अगर आप ये समझें कि आपको एक प्लेटफॉर्म रेज करना है और उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनानी है, तो इसके लिए कंसिडरेबल प्लानिंग की आवश्यकता होगी, वरना पूरा का पूरा मतलब प्लान ही बिगड़ जाएगा। तो ये एक इंडिकेट करता है कि मोहनजोदारो वाज अ वेरी वेल प्लान्ड सिटीज। और कुछ चंद बातें हैं जिसके ऊपर हम लोग ये बोल सकते हैं, जिसका अभ्यास करने के बाद हम लोग ये बोल सकते हैं कि मोहनजोदारो वाज अ वेरी प्लान्ड सिटी। तो दूसरा कौन सा है ऐसा ये, तो देखिए अगर हम लोग उनके स्ट्रीट्स के बारे में बात करेंगे या फिर अर्बन लेआउट के बारे में बात करेंगे, तो हम अर्बन लेआउट देख लेते हैं फिर से एक बार। तो ये अर्बन लेआउट उन्होंने दे रखा है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ जिससे हमें ये देखने में आसानी हो जाए। तो अगर हम ये अर्बन लेआउट देखेंगे तो ये जो पूरा का पूरा अर्बन लेआउट है ये ईस्ट टू वेस्ट में फैला हुआ है, ऐसे हम लोग देख सकते हैं। तो आपके यहाँ पे वेस्ट में सिटाडेल है जो कि छोटा है, जो कि रेस प्लेटफॉर्म में पाया जाता है, और लोअर टाउन जो कि काफी बड़ा है वो ईस्ट में पाया जाता है। तो ईस्ट वेस्ट में हमें मतलब ये यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ा ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे तो हमें ये भी पता चलता है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट भी ले रखा था कि आज भी इंडियन वास्तुशास्त्र जो होता है, जो हिंदूज काफी ज्यादा फॉलो करते हैं, उसमें भी वेस्ट और ईस्ट का जो मतलब ये है बिल्डिंग वेस्ट ईस्ट वेस्ट में ही होनी चाहिए, इस प्रकार से मतलब हम आज भी कहते हैं। तो ये एक हड़प्पन सिविलाइजेशन की लेगेसी मुझे लगती है जो आज भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है पॉइंट हमारे लिए। ठीक है, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो अनुभव ले रहे हैं वो शायद हड़प्पा से चलता आ रहा हो। हम इसके बारे में पूरी तरह से तो सहमत नहीं हो सकते या फिर पूरी तरह से 100% तो नहीं बता सकते, बट यस ये हो सकता है। ठीक है, तो ये वेस्ट और ईस्ट में जो पूरी की पूरी सिटी फैली हुई है ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगर आप रेसिडेंशियल एरियाज देखें स्पेशली लोअर टाउन के, तो ये देखिए ये एक रेसिडेंशियल एरिया है, ये एक रेसिडेंशियल एरिया है, ये भी एक है और ये भी एक है। तो अगर आप रेसिडेंशियल एरिया के बारे में अगर आप देखें तो झूम करके देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि ये जो है ये नॉर्थ ईस्ट में रन करती हुई मेन स्ट्रीट है। और यहाँ पे आपको अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लिया तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि काफी ग्रिड पैटर्न में पूरी की पूरी सिटी जो है वो बनाई गई थी।
ठीक है। तो ये ग्रिड पैटर्न जो है ये भी इंडिकेट करता है कि पूरी की पूरी जो मोहनजोदाड़ो जो सिटी थी वो काफी प्लान्ड सिटी थी। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे किस प्रकार की ईंटें यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल करी थी, पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसका नाम ही ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स है। तो हम लोग अगर ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो उन्होंने दो प्रकार की ईंटों का इस्तेमाल यहाँ पे किया हुआ हमें दिखाई देता है। एक जो थी वो थी सन ड्राइड और दूसरी जो थी वो थी बेक्ड। तो बेक्ड ब्रिक्स मतलब वो होती हैं जिनको एक किल्न में या फिर एक भट्टी में जो है वहां पे ये किया जाता है, थोड़ा मतलब झुलसा दिया जाता है जिससे कि वो और ज्यादा कठिन बने। ठीक है। और ये जो बेक्ड ब्रिक्स जो होती है ना ये काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, स्पेशली इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन्स, क्योंकि ये जो है वो मतलब ये नहीं होती, ये थोड़ी वाटर टाइट मानी जाती है। तो इसके ऊपर बेस्ड हम सोर्स 2 भी देखेंगे, लेकिन ये जो दो प्रकार की जो ब्रिक्स हैं इनके बारे में हम लोगों ने अभी जानकारी ली। सन ड्राइड सिंपली मीन्स ऐसी ईंटें जो बनाने के बाद सूखने के लिए छोड़ दी गई थी, मतलब सूरज की रोशनी में। ठीक है। तो उसको बोलते हैं सन ड्राइड ब्रिक्स। तो ये जो बेक्ड ब्रिक्स है ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये इस तरह की एक किल्न होती है जिसको हम हिंदी में भट्टी कहते हैं। इसमें इनको ये करा जाता है, झुलसा दिया जाता है जिससे कि वो और ज्यादा कठिन बने और पानी के लिए वो रिपल्सिव बने, तो वो पानी जो है वो सोख नहीं लेती। ठीक है। तो इस प्रकार की जो बेक्ड ब्रिक्स जो है अगर उससे किसी मतलब नगर का निर्माण किया गया हो तो वो काफी मतलब ये माना जाता है, काफी अच्छा माना जाता है। तो इसी के ऊपर बेस्ड है ये प्लाइट ऑफ हड़प्पा नाम की ये जो बॉक्स दी गई है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाली थोड़ी सी। तो यहाँ पे इन्होंने एक 1 मार्क का यहाँ से भी आ सकता है। तो ये वो 1 मार्क ये है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, और आपका आंसर रहेगा अलेक्जेंडर कनिंघम, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है। तो जब इनका जब डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, तब मुल्तान से लाहौर या लाहौर से मुल्तान तक रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे, और उनको ये रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए ब्रिक्स चाहिए थी। तो बहुत सारे लोगों को हड़प्पा के मतलब ये जो हड़प्पा जो शहर है जो एक्सकैविएट तब नहीं हुआ था, तो वहां पे लोगों को बहुत सारे ऐसी ब्रिक्स मिलने की शुरुआत हो गई। तो ये जो रेलवे के लोग थे जो लाहौर से मुल्तान तक रेलवे ट्रैक बना रहे थे, उन्होंने ये ईंटें ले ली और रेलवे ट्रैक में यूज कर ली, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो हड़प्पन ये जो शहर है वो पूरा का पूरा तबाह हो चुका है। लेकिन मोहनजोदड़ो इस तरह से नहीं हुआ। मोहनजोदड़ो जो है वो काफी वेल प्रिजर्व्ड है। तो अगर आपने थीम 4 पढ़ी होगी तो आपको ये याद आया होगा कि जो मतलब जो हड़प्पा के साथ हुआ है वही लगभग अमरावती स्तूपा के साथ हुआ है। अमरावती स्तूप जहां पे पाया जाता है मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश में, वहां के एक जमींदार ने अमरावती स्तूपा के जो स्लैब्स है वो अपने हवेली के कंस्ट्रक्शन में लगा दिए थे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा अमरावती स्तूपा जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। लेकिन जो सांची स्तूपा है वो अभी भी खड़ा है और वो काफी वेल प्रिजर्व्ड है। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से हड़प्पा को मतलब रॉब किया गया उसकी ईंटों से, उसी प्रकार से अमरावती को उसके स्लैब से रॉब किया गया। तो बिकॉज ऑफ विच बोथ आर एक्सट्रीमली इन अ डिलैपिडेटेड कंडीशन टुडे। तो मोहनजोदारो और सांची स्तूपा, तो मोहनजोदारो जो साइट है वो और सांची स्तूपा दोनों के दोनों काफी अच्छी कंडीशन में आज हमें पाए जाते हैं। तो आगे चलते हैं और ये ड्रेन्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा जो बेक्ड ब्रिक्स है उससे ड्रेन्स बनाई जाती थी। सो लेइंग आउट ड्रेन्स ये 3.1 टॉपिक है आपका। तो ये अगर आप ड्रेन देखेंगे तो ये काफी बड़ी है, और ड्रेन्स जो उन्होंने बनाई थी वो भी ग्रिड पैटर्न में थी। तो ये भी एक प्रकार से इसके ओर इशारा करते हैं, प्लानिंग की ओर, काफी अच्छी प्लानिंग की ओर वो इशारा करते हैं। जब हम लोग सिटाडेल देखेंगे तो फिर से इस इंफॉर्मेशन के पास हम लोग वापस जरूर आएंगे, तो ये अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा सोर्स ट्यूब के ऊपर, द मोस्ट एंशिएंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड। तो इसके ऊपर आपको मतलब ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा है। तो आपका आंसर रहेगा अर्नस्ट मके। इन्होंने ये कहा है कि जो मोहनजोदाड़ो में हमें ड्रेनेज सिस्टम मिली है, इट इज द मोस्ट कंप्लीट एंशिएंट सिस्टम एज येट डिस्कवर्ड। इन्होंने ये विधान किया हुआ है, और इसके ऊपर ये प्रोबेबल क्वेश्चन भी आ सकता है। The drainage system found at Mohenjo-daro is certainly the most complete ancient system as yet discovered. Comment. तो ये जो पूरा का पूरा सोर्स 2 है
इसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है, जो कि अर्न्स्ट मैके का मानना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत बार ये हो जाता है कि स्टूडेंट्स ये विचार करते हैं कि सोर्स के ऊपर उनको 3 मार्क या 8 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बार ये भी देखा गया है कि सोर्स के ऊपर वो 3 मार्क का क्वेश्चन ले लेते हैं, ना कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। तो ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, ये HOTS में आते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में। ठीक है, तो ये आपको करना काफी जरूरी है। इसमें इन्होंने ये बोला है कि किस प्रकार से उन्होंने डिफरेंट मटेरियल्स का यूज करके ड्रेन्स बनाई थी हड़प्पन साइट्स में। और अगर हम लोग उस ड्रेन्स का अभ्यास करें तो हमें ये पता चलता है कि उन्होंने काफी सम्प्स भी दिए थे। तो सम्प्स मतलब पिट्स होते हैं, तो ये जो है वो क्लीनिंग के लिए उन्होंने दे रखे थे। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन है अर्न्स्ट मैके के, मतलब उनकी जो जानकारी थी, उन्होंने जो कुछ भी कहा मोहनजोदारो के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, तो इसकी ये जानकारी थी। और एक इंपॉर्टेंट बात जो आप इस 3 मार्कर में इंक्लूड कर सकते हैं, ये वो है कि ड्रेनेज सिस्टम वाज नॉट यूनिक टू लार्जर सिटीज, इट वॉज ऑल्सो फाउंड इन स्मॉलर सेटलमेंट एज वेल। तो ड्रेनेज सिस्टम जो है ये काफी इंपॉर्टेंट बात बन जाती है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, क्योंकि देखिए बड़े सिटीज में ड्रेनेज सिस्टम होना ये मतलब ठीक है, ये हम लोग मान के चल सकते हैं। लेकिन हड़प्पन सभ्यता के छोटे छोटे शहरों में भी हमें ड्रेनेज सिस्टम पाई जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे लिया जाए तो लोथल। तो लोथल का तो एक मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी यूनिक चीज है कि लोथल में जो घर पाए जाते हैं वो खुद सन ड्राइड ब्रिक से बने हुए हैं, लेकिन जो उनकी ड्रेनेज सिस्टम है वो बेक ब्रिक से बनी हुई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ये हाइजीन को ये देते थे, प्राधान्य देते थे, या फिर हाइजीन के बारे में वो कितना जागरूक थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सोर्स बेस्ड क्वेश्चन और एक 3 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। 4th वीडियो में हम लोग डोमेस्टिक आर्किटेक्चर और सिटाडेल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ भी आपका कुछ सवाल या सुझाव हो तो प्लीज आप कमेंट में जरूर हमें बताइएगा, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।